तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना शहर और हाई टेक्नोलॉजी वाली सिटी मानी जाती है मुंबई को। तो दोस्तों आज तक का सबसे खतरनाक अटैक हुआ और मुंबई में, जो कि भारत का भी सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, जो कि 26/11। तो इस अटैक का मकसद था सिर्फ मुंबई को उड़ाने का। इस अटैक का जो लीडर था वो था पाकिस्तान का हाफिज सईद और दाऊद सईद। वो यूएस में बैठकर इस शहर का पूरा प्लान बना रहे थे। तो दोस्तों 26/11 का जो अटैक हुआ था इसमें जितनी भी फंडिंग लगी थी वो सब की पाकिस्तान के आईएसआईएस ने पुराई थी। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो 10 लड़के थे, इनको ट्रेनिंग देने वाले जो आदमी थे वो आईएसआईएस में काम करते थे, दाविद हेडली और ताहुर राना, जो कि ट्रेनिंग होने के बाद यूएस में चले गए। दोस्तों ये जो 10 लड़के आए थे उनको 4 तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। पहली थी दाऊदी सुफा, दूसरे दाऊदी अम्मा, तीसरी थी दाऊदी खासा और चौथी थी दाऊदी रिब्बत। तो दोस्तों इन वीडियो में हम देखेंगे कि अटैक कैसे हुआ, कितने महीनों तक इनकी ट्रेनिंग चली थी और इनका जो अटैक था उसका मकसद क्या था, इस अटैक में कितना खर्चा लगा और इस अटैक में सिर्फ 10 लोग नहीं बल्कि और भी लोग शामिल थे जो कि इंडिया के थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस वक्त होटल में 2 बिजनेसमैन भी थे जो कि इंडिया के थे, पहला रतन टाटा और दूसरा अदानी। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेट मी टेल यू। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डेविड हेडली से, जो कि डेविड हेडली का ओरिजिनल नाम था दाऊद गिलानी, जिसके पासपोर्ट के लिए नाम चेंज किया गया था। तो डेविड हेडली यूएस से अपने स्कूल के दोस्त ताहुर राना को कनाडा में मिलने गए थे। डेविड यूएस से कनाडा जाता है उसे मिलने के लिए। फिर उसे मिलने के बाद वो उसको जैसे जैसे लश्कर तैयबा बोलता है, यह कोऑर्डिनेट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो यूएस के अंदर बैठे लश्कर था वो ये सारी चीजें करवा रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो लड़के रिक्रूट कर रहे थे अलग अलग शहरों से, जो कि यंग मैरिड ना हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लड़कों को ढूंढा जा रहा था। अब सेम टाइम पे 2005 में पाकिस्तान के अंदर एक 21 साल का लड़का था जो कि जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। यह जो लड़का था यह फरीदकोट, दीपालपुर, ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान। तो यह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे अजमल कसाब चोरी करने लगता है। चोरी फिरौती करते करते अजमल कसाब और मुजक्कर खान दोनों मिलकर एक दिन बंदूक खरीदने जाते हैं। रावलपिंडी में ही अजमल और जमात का दावा का एक मेंबर मिलता है, लश्कर तैयबा, जो कि लश्कर तैयबा जो है उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, उसका नाम है जमात दावा। ऐसे ही जमात दावा ने अजमल जैसे 32 लड़के ढूंढे थे। अब इन सभी को एक किया गया और इंडिया के खिलाफ प्लान रेडी किया गया। अब इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाती। लश्कर की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 फेजेस में होती है, लास्ट में एक फेज और होता है। तो इनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। फर्स्ट फेज होता है दौराई सुफा, जो कि 21 दिन का था। इस फेज में सभी जल्दी उठाकर रनिंग करते के लिए कहते हैं, फिर कुछ भारत के प्लानिंग के बारे में भी बता देते। तो दूसरा पेज था दौराई अम्मा, ये भी 21 दिन का पेज था। इस पेज में उन लोगों को 21 घंटे तक बस में बैठा कर मंसेर लेके जाया गया था। फिर मंसेर से इनको माउंटेन लेके जाता था। फिर इनकी फिजिकल ट्रेनिंग की जाती थी। बंदूक और बारूद असम्बल है उनको यूज करना, इसके बनाए हुए कोड को रीड करना, फर्स्ट एंड हर चीज सिखाई जाती थी। ये जो सेकंड फेज होता है, इसके बाद इन लड़कों को वापस घर भी भेज दिया जाता है। एक हफ्ते के लिए अजमल अपने घर गया और वो अपने मदर को सब कुछ बता देता है, फिर कि वो क्या करने जा रहा है। और फिर इनको मुजफ्फराबाद में बुलाया जाता है थर्ड फेज के लिए, जो कि दौरा खासा। इसमें एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो कि इंडिया, कश्मीर, पोक, इन सभी के ऊपर अटैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो थर्ड फेज में इनको घंटों तक बारूद और बंदूक बिना थके चलाने को कहते हैं। और इनको एक और भी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 60 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए माउंटेन पे चढ़वाते थे। ये ट्रेनिंग सबसे लंबी चलती है, तकरीबन 2.5 महीने तक चलती है। इस लास्ट वाली फेज में 32 लड़के से सिर्फ 15 लड़के ही बचते हैं। फिर फोर्थ फेज में दौरा रिब्बत, इसमें इंटेलिजेंस जो कि ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। अगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, लोकेशंस और कोऑर्डिनेट्स ना मिले तो क्या करना है। और ट्रेनिंग ख़त्म होती ही सिर्फ 10 लड़के बच जाते हैं। तो शुरू से होकर लास्ट तक जो ट्रेनर थे वो 15 ट्रेनर थे। तो इन सभी बच्चों को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसको बुढ़िया कहते हैं। टोटल 5 टीम थी जो कि हर एक टीम अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करेगी। और फिर इन लोगों को सितंबर 2008 में कराची लेके जाते हैं, जहां इनको मरीन ट्रेनिंग भी दी जाती है। और फिर तारीख डिसाइड करते हैं। ट्रेनिंग में इनको समुद्र की गहराई, डायरेक्शन और
फिर कौन से लोकेशन में इनको निकालना है और कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना है, ये सब इनको प्रोजेक्ट पर दिखाया जाता है। और इन सभी को जो कंट्रोल कर रहे थे वो यूएस में बैठकर दो शख्स थे, जिनका नाम था डेविड हेडली और तहाउर राना, जो कि विजवा कंसल्टेंसी चलाता था। तो फिर बाद में 21 नवंबर 2008 को ज़कीर रहमान लखई आता है और इनको अनाउंस करता है कि 26 नवंबर को यह लोग मुंबई में जाके अटैक करेंगे। तो फिर यह लखवी उन लड़कों को 22 नवंबर को सी के पास लेके जाता है। उनको इंडियंस कपड़े दिए जाते हैं, हाथों में कलावा पहना जाता है। फिर 25 नवंबर को इनको जहाज़ में बिठाया जाता है। फिर 5-6 घंटे जहाज़ चलाने के बाद इनको मुंबई दिखने लगती है। तो फिर कुछ देर बाद यह जहाज़ बुधवार पार्क के पास पहुंच जाता है। यह लोकेशन बहुत ही सोच समझकर डिसाइड किया था, जैसे कि यह एक चाल भी थी। इसकी वजह से किसी को शख्स भी नहीं आ सकता था। तो इस जगह से आप लोकेशन भी देखेंगे तो सब आसपास ही था। तो ये सब बुधवार पार्क के पास उतरते हैं। तो फिर इमरान, बाबर और नासिर ये नरीमन हाउस के लिए पैदल निकलते हैं। फिर शोएब और नज़ीर अहमद जो होते हैं वो लियोपोल्ड कैफ़े पहुंच जाते हैं और फिर इनके पीछे ही टैक्सी पकड़ ले हाफिज़ और जावेद जो थे वो ताजमहल होटल के लिए निकलते हैं। और फिर लास्ट वाले जो थे कसब और इस्माइल खान वो टैक्सी पकड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन निकलते हैं। जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो इस्माइल आगे बैठता है और कसब पीछे बैठता है। फिर इस्माइल बातों बातों में ही ड्राइवर के साथ बात करने लगता है और फिर पीछे कसब बॉम्ब को टाइमर लगाने के लिए ड्राइवर के सीट के नीचे डाल देता है। और फिर जैसे ही CST स्टेशन पहुंच जाते हैं और टैक्सी जैसे ही विले पार्क पहुंच जाती है वैसे ही धमाका हो जाता है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के अंदर जाते ही कसब ज़्यादा ही भड़क जाता है, क्योंकि इन लोगों को जो स्क्रीन में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का लोकेशन दिखाया गया था वो काफ़ी अलग था और वहाँ पर लोग भी ज़्यादा दिखाए गए थे। और जब 9-9:30 बजे CST में पहुँचते हैं तो कसब को वहाँ पर कम लोग दिखाई देते हैं। तो फिर कसब और इस्माइल पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते हैं और फ्रेश होने के बाद गन में गोलियां भी डालते हैं। बाथरूम के बाहर निकलते ही और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे गोलियां चलाने के लिए शुरुआत करते हैं। और वहाँ से जो लोग बच निकलते हैं वो बताते हैं कि अजमल जब गोलियां चला रहा था तो वो बहुत ही हंस रहा था, जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है। पुलिस भी इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन पावर गन ना होने के कारण पुलिस वालों को ही मारते हैं। फिर विष्णु दत्ताराम झेंडे जो थे वो अनाउंस करते हैं कि सब लोग जल्दी से जल्दी स्टेशन खाली करें और अपनी जान बचाएं। तकरीबन 9:30 से लेकर 11:15 तक इन्होंने 6 मैगजीन खाली कर दी थी। इसके बाद इन्होंने पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन खाली करा था। फिर अजमल और इस्माइल वहाँ से भाग के टैक्सी देखते हैं। फिर उन्होंने टैक्सी कहीं भी नहीं मिलती और पुलिस वाले भी इनके पीछे भागते रहते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। फिर एक कामा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, पर उनके पास इसका कुछ भी लोकेशंस नहीं था, इसलिए ये हॉस्पिटल में 1 घंटे तक घूमते रहते हैं। फिर भी इसमें एक चीज़ अच्छी हुई, उस हॉस्पिटल में जो लोग थे उन्होंने गेट लॉक किया था और पूरे हॉस्पिटल के लाइट्स ऑफ किया था। फिर 1.5 घंटे से 2 घंटे तक हॉस्पिटल में घूमने के बाद यह लोग पीछे से कूद के फिर से टैक्सी देखने लगते हैं। फिर इनको एक स्कोडा कार दिखती है जिसका नंबर था MH02JP1216। इसमें एक बिजनेसमैन समित विजय अजगावनकर थे जो पूरे फैमिली के साथ थे। तो अजमल और इस्माइल जल्दी जल्दी में इनको गोलियां मारने को भूलता है और ये बच जाते हैं। फिर अजमल और इस्माइल लॉबी की तरफ बढ़ते बढ़ते हाफिज़ और जावेद जो थे वो 5th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। तो इनका मकसद जो था वो किसी बड़े आदमी को पकड़ लेके इंडियन गवर्नमेंट से निगोशिएट करेंगे तो इनको 5th फ्लोर को कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये 6th फ्लोर पे जाते हैं। रात के 11:30 बजते हैं तो इनको एक रूम की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उनको बात वगैरह करनी थी। फिर ये लोग रूम 520 को खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे होटल में हल्ला मचा हुआ था, इसके लिए कोई भी रूम नहीं खोल रहा था। तो इस रूम में KR राममूर्ति जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे कॉरपोरेट बैंक के, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन इनके पास जो हथियार था तो इन्होंने हथियार से रूम खोला और राममूर्ति को बाथरूम में बांधा जाता है। और फिर यह लोग 30 मिनट तक किसी से बात करते हैं।
और उसके बाद शोएब और नाजिर जो थे वो भी ताज होटल पहुंच के रूम नंबर 520 में घुस जाते हैं। तकरीबन रात के 2:30 बजे तक ये रूम में बैठकर पाकिस्तान के लोगों के साथ बात करते हैं और उसके बाद ये 4 ही आतंकी रूम में अगला कर बाहर निकल जाते हैं। होटल के फर्स्ट फ्लोर पे आते ही फिर से फायरिंग करने लगते हैं और 30 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। फिर बाबिर और नासिर था वो नरीमन हाउस पे जाते हैं। जैसे ये टेररिस्ट नरीमन हाउस के पार्किंग पे जाते हैं तो वहाँ पर बॉम्ब लगा देते हैं और फायरिंग भी करने लगते हैं। अपने अगले टारगेट पे निकलते हैं। फिर रास्ते में ही इनको 250 से 300 पुलिस वाले मिलते हैं जो कि एक ब्रैकेट लेकर खड़े थे। तो अजमल उनके ऊपर अटैक करता है पर उसका कुछ भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा है। ये देखते ही इस्माइल गाड़ी आगे पीछे करने लगा। फिर गाड़ी डिवाइडर में जाके फंस गई। इसके वजह से पुलिस वालों ने उनके ऊपर अटैक शुरू किया और इसके वजह से इस्माइल जो था वो मर गया, लेकिन कसब जिंदा था। जैसे तुकाराम उमले आगे चलते हैं, यह देखते हुए कसब उनके ऊपर गोलियां चला देता है। फिर पुलिस कसब और इस्माइल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। पुलिस कसब को मुंबई पुलिस स्टेशन के अंदर लॉक कर देते हैं। फिर दूसरे ग्रुप के शोएब और नाजिर जो थे वो टैक्सी पकड़ के लियोपोल्ड कैफे पहुंच जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे एक अंग्रेज कैफे था, इसलिए इसको चूज किया गया था। तो फिर इस कैफे में अटैक करने यह लोग ताज होटल की तरफ निकलते हैं और फिर तभी इनका जो तीसरा फेज था हाफिज और जावेद वो भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। तो यह लोग उसी वक्त मेन गेट से जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। उसी वक्त उस होटल में जो गौतम अदानी था वो दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर कर रहे थे और जैसे ही गोलियां चलती है वैसे गौतम अडानी की टीम उनको किचन से लेकर जाते हैं और उनको रेस्क्यू किया जाता है और आसपास के घरों पर भी बॉम्ब फेंकते हैं, फायरिंग करते हैं। और इनकी जो 5th टीम थी अब्दुल और फरादुल्ला, ये दोनों ओबराय होटल पहुंच जाते हैं और फिर यह लोग फायरिंग करने लग जाते हैं। और इसके साइड में ही रेस्टोरेंट था जहां 50 से 60 लोग डिनर कर रहे थे, वहां पर भी यह फायरिंग करते हैं, लेकिन सब के सब भाग जाते हैं। फिर ये टेररिस्ट होटल में घुसते हैं। वहाँ पर 2 हॉस्टेजेस मिलते हैं जो कि जॉर्डन और प्रदीप। इनको ये कहते हैं कि वहाँ से अल्कोहल लीजिए और फर्नीचर और पर्दे को आग लगाओ। जॉर्डन सुनता नहीं, इसलिए उसको मार दिया जाता है और जो प्रदीप था वो जला देता है। फिर टेररिस्ट प्रदीप को कहते हैं कि VIP गेस्ट कहाँ है। तो प्रदीप कहता है 6th फ्लोर पे आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो जैसे ही टेररिस्ट लिफ्ट में जाते हैं वैसे ही प्रदीप लिफ्ट ब्लॉक कर देता है और प्रदीप वहाँ से निकल जाता है। फिर ओबराय होटल में 36 लोग थे और वो सबकी जान ले लेता है। इनका एक ग्रुप जो था इस्माइल और अजमल, इसमें से पुलिस इस्माइल को मार देते हैं और अजमल को पकड़ लेते हैं। दूसरा ग्रुप जो था नरीमन हाउस में था और तीसरा ग्रुप जो था वो 4 टेररिस्ट के साथ ताज होटल में था। अब पुलिस वाले इन सभी को पकड़ लेते हैं और फिर पूछताछ के बाद फिर पुलिस वाले को पता चलता है ये एक पाकिस्तानी अटैक था और ये पूरे पेज के साथ किया गया था। तो इनको सभी को फांसी की शिक्षा सुनाई गई और इसमें भारत के 3 से 66 लोग मारे गए थे, जिसमें से पुलिस भी थे और इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।